नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे यूजीसी नेट यूनिट 1 के अंतर्गत हिंदी भाषा और उसका विकास के अंतर्गत हिंदी का भाषिक स्वरूप के ऊपर। यदि आपके पास सिलेबस होगा तो आप देखेंगे कि हिंदी का भाषिक स्वरूप के अंतर्गत हिंदी की स्वनिम व्यवस्था, खंड और खंडेतर ध्वनियों और ध्वनियों का वर्गीकरण पढ़ना है और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। इसके माध्यम से हम इस यूनिट को लगभग 50% कवर कर चुके हैं। उम्मीद है कि आप इसके पहले के भी प्रैक्टिस सेट्स को जरूर देख रहे होंगे और उनसे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा और कॉन्फिडेंस भी बढ़ा होगा। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने हिंदी का भाषिक स्वरूप के ऊपर कुछ प्रश्नों को यहाँ पर शामिल किया है, जिसके माध्यम से स्वनिम व्यवस्था, खंड खंडेतर ध्वनियों और ध्वनियों का वर्गीकरण कैसे किया गया है उनको समझेंगे। तो चलते हैं, हम बात करते हैं प्रश्नों के ऊपर। पहला प्रश्न आप देख रहे हैं, पूछा गया है स्पर्श व्यंजनों की संख्या है। ऑप्शन दिया गया है 21, 23, 25, 27। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या सही जवाब है ऑप्शन तीसरा 25 मानी गई है। क से लेकर म तक के जितने भी वर्ण हैं उनको हम स्पर्श व्यंजन के तौर पर जानते हैं। अगला प्रश्न है कि अंतस्थ व्यंजन कितने हैं। अक्सर ये सवाल पूछा जाता है, अंतस्थ व्यंजन कितने हैं। ऑप्शन दिया गया है 4, 5, 6, 7। तो इसका सही जवाब है, आपके मन में जरूर आना शुरू कर दिया होगा कि पहला ऑप्शन है कि अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कुल 4 मानी गई है। और वो कौन कौन से व्यंजन है आगे हम प्रश्नों में शामिल किए। अगला प्रश्न है ऊष्म व्यंजन कितने। ऑप्शन दिया गया है 4, 5, 6, 7। तो ऊष्म व्यंजनों की संख्या भी अंतस्थ व्यंजनों के बराबर ही है। सही जवाब हो गया ऑप्शन पहला। ठीक है, 4 मानी गई संख्या, यानी कि जब भी आप अपने पुस्तक या फिर कॉपी पर नोट्स बना रहे होंगे तो ऐसे इनकी संख्या को लिख देंगे आप, ताकि आप एग्जाम के एक दिन पहले पूरा कवर करके जाएं, याद करके जाएं। ठीक है, यहाँ पर पढ़ने का मतलब यही है कि कोई जरूरी नहीं है कि आपको पीडीएफ दिया जाएगा तभी आप पढ़ पाएंगे, बल्कि आप अपने कॉपी पेन के माध्यम से भी इस तरीके से नोट करते जाइए। जो भी चीजें बताई जा रही हैं उनको नोट करते जाइए, तो आपका एकदम से कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, पूछा गया कि क, ख, ग, ज और फ। हालांकि हमने इसका उच्चारण बहुत ही आसानी से कर दिया है, लेकिन इसमें कुछ नुक्ते लगे हुए हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर हर ध्वनि के नीचे एक नुक्ता लगा हुआ है। पूछा गया कि ये नुक्ता प्रधान ध्वनियां किस भाषा से ली गई हैं। ऑप्शन दिया गया मराठी, फारसी, संस्कृत, अंग्रेजी। तो नुक्ता प्रधान जो भी ध्वनियां हैं उनका संबंध किससे है। सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, फारसी से ये सभी ध्वनियां ली गई हैं। और अगर आप हिंदी साहित्य का इतिहास, शुरुआती दौर में हिंदी गद्य का विकास जब हो रहा था, खड़ी बोली का विकास हो रहा था, तो उस जमाने में एक व्यक्ति का नाम था शिव प्रसाद सितारे हिंद, आज जिन्होंने इस पर काफी काम किया था। ठीक है, तो उन्होंने भी इन नुक्ता प्रधान शैलियों की बात की है। और कहां से इनको लिया गया है, फारसी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि संयुक्त व्यंजन नहीं है। क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। तो कौन सा ऐसा इसमें व्यंजन है जो कि संयुक्त नहीं है, आपको बताना है। सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा, श जो है ये संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत नहीं है। बाकी जितने भी व्यंजन दिए गया यहाँ पर सब किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप ध्यान में रखें, संयुक्त व्यंजनों की संख्या भी 4 मानी गई है, जैसे अंतस्थ और ऊष्म की मानी गई है। अगला प्रश्न है अंतस्थ व्यंजन नहीं है, क्योंकि शुरू में मैंने बताया कि अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 मानी गई है। अब यहाँ पर प्रश्न के माध्यम से क्लियर होगा कि कौन वो 4 है। ऑप्शन दिया गया है य, र, ल और श। तो इसमें से कौन नहीं है हमें बताना है। सही जवाब हो गया इसका ऑप्शन चौथा, श जो है वो अंतस्थ व्यंजन में नहीं है। य है, र है, ल है और चौथा एक क्या है, व है। तो आप अपने कॉपी पर य, व, र, ल इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक, क्रम से भी आप लिख सकते हैं, य, र, ल और व, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि ऊष्म व्यंजन नहीं है। श, स, ह, व। ठीक है, तो यहाँ पर ऊष्म व्यंजन नहीं है हमें बताना है।
जबकि हमने शुरू में बताया कि ऊष्म व्यंजनों की संख्या भी 4 मानी गई है। अब वो कौन सा ऊष्म व्यंजन है जो कि इस ऑप्शन में नहीं दिया गया है? ठीक, तो सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा। वह को हमने ऊपर ही अभी पढ़ा है कि यह किस में है? अंतस्थ में है। यानी कि श हो गया, स हो गया, ह हो गया, ये सब किस में आते हैं? ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। और एक आप जोड़ सकते हैं, श को जोड़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा व्यंजन भेद आभ्यंतर प्रयत्न का नहीं है? जैसा कि आप जानते हैं कि व्यंजनों का भेद आभ्यंतर बाह्य प्रयत्न के आधार पर किया गया है, तो इसमें से कौन सा भेद है जो आभ्यंतर प्रयत्न का नहीं है? ऑप्शन दिया गया है स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म, घोष। ठीक, तो इसका जो सही जवाब यहाँ पर ऑप्शन चौथा है। घोष जो है वो आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर नहीं है, बाकी जितने भी हैं ये सब आभ्यंतर प्रयत्न में। आप देखिए यहाँ पर आप ऐसे नोट कर सकते हैं कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4, ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4, और कौन कौन से हैं इस तरीके से आप नोट कर सकते हैं, तो आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा आपका कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसी तरीके से पढ़ना है। जितना बार अपने आप कॉपी पर लिखेंगे उतना ही आपके मन मस्तिष्क में बैठता जाएगा। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, पूछा गया कि सुमेलित नहीं है। ऊष्म वर्ण महाप्राण कहा जाता है पूरा, अंतस्थ अल्पप्राण, सभी स्वर सघोष, क महाप्राण। तो यानी यहाँ पर हमें बताना है कि सुमेलित नहीं है कौन सा। तो जैसा कि आप भाषा विज्ञान पढ़े होंगे तो सारी चीजें आपके दिमाग में आ गई होंगी कि इसमें से कौन सुमेलित नहीं है और कौन सुमेलित है। ठीक, तो यहाँ पर आप अगर नहीं भी पढ़े होंगे तो भी इसको कंसंट्रेट करके देखना है। थोड़ा सा यहाँ पर आप समय लेंगे और एक बार समझ गए तो पूरा बता देंगे आप। ऊष्म वर्ण जितने भी हैं सभी क्या है? महाप्राण है। अब वो ऊष्म वर्ण कौन कौन से हैं वो जरूर यहाँ पर आप तुरंत अपने दिमाग में दौड़ा लीजिए। अंतस्थ जितने भी हैं वो सब क्या है? अल्प प्राण है। तो अंतस्थ कौन कौन से थे? अब तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको याद भी हो गया होगा। सभी स्वर क्या है? सघोष हैं। ये सभी बातें ऊपर की क्या है? सही हैं। सभी आप देख रहे हैं कि सुमेलित हैं। सुमेलित कौन सा नहीं है? आप देख रहे हैं कि चौथा जो ऑप्शन है वो सुमेलित नहीं है। क को बताया गया कि यहाँ पर महाप्राण है, जो कि एकदम से गलत है। महाप्राण कहा जाता है 24 को, यानी कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा जो वर्ण होता है वो महाप्राण होता है। हमने फार्मूला भी बताया था कि आप महाप्राण को याद रखेंगे तो अल्प प्राण अपने आप ही याद हो जाएगा। ठीक है, आप इस तरीके से गणित की नुमा इसको यहाँ पर नोट कर सकते हैं और नीचे लिख सकते हैं कि महाप्राण जो है 24, और जो बच रहा है इसका मतलब है कि 1 बच रहा है, 3 बच रहा है और 5, यानी कि 135/24। इसको आपको जीवन भर याद रखना है। आप अगर एग्जाम देने जा रहे हैं तो भी आप इसको ऐसे एक बार कहीं पीछे नोट कर लीजिए जहां पर रफ कार्य होता है। ठीक है, और खास तौर से महाप्राण को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो अल्प प्राण अपने आप ही क्या होगा? याद हो जाएगा। तो इस तरीके से देख रहे हैं चौथा ऑप्शन क जो है वो वर्ग का पहला वर्ण है, तो इस तरीके से ये ऑप्शन क्या हो गया? यहाँ पर गलत हो गया। लेकिन ऊपर का जो तथ्य दिया गया है ये सभी तथ्य आपको रटने हैं, जिसको अगर सीधे सीधे मैं कहूं तो याद कर लेना है कि ऊष्म वर्ण महाप्राण, अंतस्थ अल्प प्राण, सभी स्वर सघोष। सवाल कई बार पूछ लिया जाता है, इसलिए मैं पिछले प्रैक्टिस सेट में भी बोला था कि कान दाएं से पकड़िए बाएं से पकड़िए, पकड़ना ही है। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, पूछा गया कि अर्ध स्वर भी कहा जाता है किसे? ऑप्शन दिया गया य व ल र न। इसमें से अर्ध स्वर किसको कहा जाता है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि जितने भी अंतस्थ हैं उनको हम दूसरे भाषा शैली में अर्ध स्वर भी कहते हैं, यानी कि है तो ये व्यंजन लेकिन कुछ ऐसा गुण है जो कि इनमें दिखाई देता है स्वर का, इसलिए उनको कहा गया अर्ध स्वर। जैसे आपने एक फोटो देखा होगा अर्धनारीश्वर, और अर्धनारीश्वर एक रचना भी है, बल्कि एक लोगों की नहीं है, 2 लोगों की रचना है। वो किनकी किनकी आपके मन में आना चाहिए। नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि आप ठीक से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। अगर आ रहा है तो आपके लिए खुशी की बात है, उस चीज को दोहरा लीजिए। उसी तरीके से आप देख रहे हैं कि अर्ध स्वर अंतस्थ को कहा जाता है, तो अंतस्थ मैंने ऊपर एकदम से रटा दिया है। सही जवाब हो गया ऑप्शन पहला। य और व जो है उनको अर्ध स्वर भी कहा जाता है। बाकी को आगे क्या क्या कहा जाता है पूरा बताएंगे हम। अगला प्रश्न है, सुमेलित नहीं है, फिर से बताना है कि सुमेलित नहीं है। ऑप्शन दिया गया अर्ध स्वर य व, पार्श्विक ल, लुंठित र, अनुनासिक ड। तो कौन सा इसमें ऑप्शन है जो सुमेलित नहीं है?
तो अभी आपने ऊपर देखा कि अर्धस्वर के बारे में हमने बात किया, तो यह वह हो गया, सुमेलित हो गया। पार्श्विक आगे आपको लगभग याद करके रखना है कि पार्श्विक क्या है, ल है। लोंठित क्या है, र है। इसको कई जगह किताबों में आप पढ़ते हैं प्रकंपित, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये भी सुमेलित है। अनुनासिक यहां पर बताया गया कि ड है। अब बहुत ही माइनर मैंने अंतर किया हुआ है, कई बार आप अंतर वाले चीजों को खोजते होंगे कि इन दोनों शब्दों में क्या अंतर है, तो बस अंतर एक छोटी सी बिंदु या नुक्ता का मैं इसको कह सकता हूं अंतर है। तो कई बार जल्दीबाजी में वो विद्यार्थी जो केवल रटने पर जोर देते हैं, वो हो सकता है कि वो बोले कि मैंने फला किताब में पढ़ा था, इसी तरीके का बनाया गया था, तो ये तो अनुनासिक होगा ही होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, ड है, अड़ जो है क्या है, अनुनासिक है। मैं कई बार बच्चों के कमेंट्स को देखता हूं तो सब लड़के लिखते हैं कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है, पढ़ाते हैं लिखा जाता है वहां पर, जबकि क्या होना चाहिए, पढ़ाना होना चाहिए। तो अड़ और ढ, इस चीज को बिल्कुल ध्यान में रखिए। ये भले बोलने में गलती हो जाए इधर उधर, लेकिन लिखने में नहीं होनी चाहिए। खैर, कुल मिलाकर इसका जो सही जवाब है ऑप्शन चौथा है। आगे इन सभी चीजों को आप ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है कि सुमेलित नहीं है, हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन है जो सुमेलित नहीं है। ऑप्शन दिया गया अघोष, क थ, सघोष, ग द, अल्प प्राण, त द न, महाप्राण, ख प। देखिए, भाषा विज्ञान पढ़ाते वक्त हमने अघोष, सघोष, अल्प प्राण, महाप्राण के बारे में पहले ही चर्चा कर दी है, क्योंकि आप लोगों का दिमाग अब धीरे धीरे विस्तृत हो रहा है, हमारे पास भी अनुभव बढ़ता जा रहा है, चीजों को मैं अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो हर बार प्रैक्टिस करते हैं तो कुछ ना कुछ नई चीजें आपको दिखाई पड़ जाती हैं। अभी ऊपर में मैंने एक प्रश्न के माध्यम से बताया कि अल्प प्राण 135, महाप्राण 24, तो एक तो आपको याद हो गया होगा। जहां तक अघोष की बात है तो अघोष को याद करना है 12। अब जो बच रहा है वो क्या हो गया, सघोष हो गया। ठीक, आप देख रहे हैं कि 12 दूना 24, यानी आप अघोष बटा महाप्राण अगर याद करके रखते हैं तो आप अपने अंतिम प्राण तक इसको याद कर सकते हैं कि भाई इस वाला प्रश्न तो कभी गलत ही नहीं होगा। कितना भी आप विषम परिस्थिति में हो, टेंशन में हो, तो भी आप कर देंगे। 12/24 हमेशा याद करके रखना है। तो यहां पर बताया गया है कि अघोष पहला और दूसरा, तो आप देख रहे हैं कि अघोष यहां पर क क्या है, पहला ही है, और त के बाद थ आता है, ये दूसरा है, यानी पहला दूसरा, ये तो सही हो गया। सघोष बता गया दिया गया कि तीसरा, चौथा और पांचवा, तो आप पढ़ रहे हैं कि क ख ग तीसरा हो गया, त थ द ये भी तीसरा हो गया, इसका मतलब ये भी सही है। अल्प प्राण हमने बता दिया पहला, तीसरा, पांचवा, यानी कि त पहला हो गया, थ द तीसरा हो गया, और न क्या हो गया, पांचवा हो गया, इसका मतलब ये भी सही है। अब महाप्राण में बताया गया कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण होना चाहिए, तो ख तो दूसरा है, लेकिन प क्या हो गया, पहला हो गया। इस तरीके से ये ऑप्शन क्या है, यहाँ पर सुमेलित नहीं है। ठीक है, जब हमने इतना वक्त दिया इस पे, और ये वक्त इस प्रश्न के लिए दिया है, और न जाने अब इस पे आप सैकड़ों, हजारों, यहाँ तक कि लाखों प्रश्न कर सकते हैं। प्रश्न कहाँ से पूछा जाएगा, प्रश्न किसी के नोट से नहीं पूछा जाएगा, प्रश्न फार्मूला से पूछा जाएगा। ये चीज आप बिल्कुल ध्यान में रखिए। एक बार अगर आप फार्मूला ध्यान में रख लिए तो आप न जाने कितने लोगों को बताएंगे और कितने प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे। और ये फार्मूला सिर्फ और सिर्फ बताया जाता है तो अनुराज हिंदी एकेडमी पर बताया जाता है, खुल के बताया जाता है, क्योंकि अनुराज हिंदी एकेडमी को न बहुत ज्यादा व्यूज की जरूरत है, न बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत है, बल्कि वो अपना व्यू देने का प्रयास यहाँ पर किया जाता है। तो चीजों को आप समझ रहे होंगे, अच्छे से समझ रहे होंगे। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है यहाँ पर पूछा गया कि सुमेलित नहीं है, कंठ तालव्य ए ऐ, कंठ ओष्ठ ओ अ, वर्ष्य न र ल, स, दंत्योष्ठ य। तो ये प्रश्न आप देख रहे हैं, तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करते समय थोड़ा सा तो वक्त लेना पड़ेगा, और पढ़ते समय भी वक्त लेना पड़ेगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर जो कंठ तालव्य है, ये ए ऐ है। अगर हम एग्जाम में जाते हैं तो थोड़ा सा अपने मन में बोलकर भी देखें, ए ऐ, तो कंठ तालव्य दोनों से क्या हो रहा है, मिक्स टाइप का हो रहा है। कंठ्योष्ठ, हालांकि इसको लिखने में मैंने बहुत प्रयास किया, इसको ये इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक, तो आप देख रहे हैं कि ओ औ है, ये भी सही है। यहाँ पर एक ध्वनि आप देख रहे हैं कि वर्ग से लिखा हुआ है, यानी कि जिसका संबंध जब हम बोलते हैं तो दांत से यहाँ पर है। जैसे कि न बोलेंगे न, तो दांत के ठीक ऊपर वाला हिस्सा आपके, यानी कि तालू को भी नहीं पकड़ रहा है, लेकिन दांत से धीरे से न, स, इसलिए इसको दंत स बोला जाता है।
र जिसको कि लुंठित ऊपर बताया गया, ल जो कि पार्श्विक है, लेकिन इन सब का संबंध वर्ष से भी है, तो ये भी क्या है यहाँ पर ऑप्शन सही है। दंत्योष्ठ यहाँ पर बताया गया है, य को बताया गया है, जो कि एकदम से गलत है। दंत्योष्ठ क्या है, व है, व, य बोलेंगे य तो दूसरे में आ रहा, ठीक है, लेकिन दंत्योष्ठ क्या है, यह आप देखेंगे तो तालव्य में आ रहा है, ठीक। तो यहाँ पर इस चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है। कुल मिलाकर उच्चारण पर आधारित ही पूरा प्रश्न है। तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा है, ठीक है। और बाकी आगे के लिए आप जरूर ध्यान में रखिए। देखिए यहाँ पर जैसे वर्ष जो दिया गया है, ये एक प्रश्न बनाने के लिए काफी है। पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष है और कौन सा नहीं है। जहां पर भी 4 से या 4 से अधिक आप चीजों को देखिए तो उसको एक प्रश्न के रूप में देखिए, वो कभी भी आ सकता है। अगला प्रश्न है, पूछा गया कि वे ध्वनियां जो न स्वर हैं और न ही व्यंजन अयोगवाह कहलाती हैं, इनमें से अयोगवाह नहीं है अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग या फिर संयुक्त व्यंजन। कहा गया कि जो न स्वर है और न व्यंजन, उनको क्या कहा जाता है, अयोगवाह कहा जाता है। और कई बार जब हम इंटरव्यू इत्यादि देने जाते हैं तो वहां पर पूछ लिया जाता है कि अयोगवाह किसे कहते हैं, आप बताइए। तो ये प्रश्न हमारे लिए काफी कठिन हो जाता है, लेकिन आप लोग अगर यहाँ जुड़े हुए हैं तो हमारी कोशिश ही रहती है कि न सिर्फ आप परीक्षाओं की तैयारी करें, बल्कि उसके एक कदम आगे भी जाकर पढ़ें, क्योंकि ये सब सवाल प्राय पूछ लिए जाते हैं। तो जब आप अयोगवाह पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि अनुस्वार आता है, अनुनासिक आता है और विसर्ग भी आता है। ये तीनों क्या है, अयोगवाह के अंतर्गत है। इनको ना आप स्वर में रख सकते हैं ना व्यंजन में रख सकते हैं। तो इस तरीके से कौन नहीं है पूछा गया, तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा। संयुक्त व्यंजन जो है अयोगवाह में नहीं है। बाकी जितने भी अनुस्वार जैसे आपने इस तरीके से पढ़ लिया, अनुनासिक जिनको कि हम पंचमाक्षर भी कहते हैं, ठीक है, और विसर्ग इस तरीके से, ये सभी किस में आते हैं, अयोगवाह में आते हैं। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न पूछा गया कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कहलाती है ध्वनि, शब्द, पद, वाक्य। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस इसको रंगने में और टिक करने में लगाना है। सही जवाब हो गया ध्वनि, ठीक। भाषा की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर वाक्य, दोनों यहीं पर इस ऑप्शन में आपको देखने को मिल जा रहा है। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न पूछा गया कि ध्वनियों का वर्गीकरण किन आधारों पर किया जाता है। आपके सिलेबस में यह लगा हुआ है, ठीक है। ध्वनियों का वर्गीकरण किनके आधार पर किया जाता है, ऑप्शन दिया गया है स्थान, प्रयत्न, करण, और नीचे कूट दिया गया कि कौन सा कूट इसमें सही है, केवल एक, केवल दो, केवल तीन या सभी। तो ध्वनियों का वर्गीकरण आप देखेंगे, भाषा विज्ञान पढ़ेंगे तो ये तीनों के आधार पर किया जाता है। तो इस तरीके से सही जवाब क्या हो गया, ऑप्शन चौथा हो गया। सभी के माध्यम से ध्वनियों का वर्गीकरण किया जाता है। उच्चारण स्थान के आधार पर किया जाता है, प्रयत्न के आधार पर किया जाता है, बाह्य प्रयत्न, आंतरिक प्रयत्न, करण के आधार पर किया जाता है, घोष, अघोष, इस तरीके से, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिए। अब आपके मन में आ रहा हो क्या कोई मैं खास किताब लेकर बैठा हूं जहां से टीप रहा हूं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं मूल किताब से इन प्रश्न पढ़ा हूं, फिर इन प्रश्नों को निर्मित किया हूं। शायद ये आपको किसी प्रैक्टिस सेट में देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है कि सुमेलित नहीं है। ऑप्शन दिया गया है अग्र स्वर, पश्च स्वर, मध्य स्वर और विपरीत। तो अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर जो है, विपरीत, समृद्ध, ये सब भाषा विज्ञान में है और ध्वनियों के वर्गीकरण के अंतर्गत है। तो अग्र स्वर क्या है, ई, ए, ये सब अग्र स्वर में है। पश्च स्वर उ, ये भी सही है। मध्य स्वर में क्या है, अ है और आ है। तो इस तरीके से ये ऑप्शन यहाँ पर क्या हो गया, गलत हो गया। और विपरीत में क्या है, आ है। विपरीत थोड़ा सा अग्र, पश्चिम, मध्य से अलग वाला पोर्शन से मैंने लिया हुआ है। फिर भी इसी बहाने आप जान जाइए कि सवाल पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से विपरीत कौन सा है, तो तुरंत आप बता देंगे कि आ है। सिर्फ इकलौता यही एक यहाँ पर स्वर है जो विपरीत के अंतर्गत आता है। तो इन प्रश्नों के माध्यम से हम आगे के भी प्रश्न को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका जो सही जवाब यहाँ पर ऑप्शन तीसरा है कि मध्य स्वर के अंतर्गत ओ और अ नहीं आते हैं। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर पूछा गया कि काकल्य व्यंजन है य, र, ल, ह, काकल्य व्यंजन। ये थोड़ा अलग ढंग का व्यंजन है और इकलौता ही है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन चौथा है, ह को काकल्य माना गया है। इस चीज को आप एकदम से अपने दिमाग में बैठा लीजिए या फिर इसको रट लीजिए, याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है कि मानक स्वरों की संख्या मानी गई है। मानक स्वरों का निर्धारण डेनियल जोन्स ने किया था। इस चीज को जरूर ध्यान में रखिए, हो सकता है कि कभी पूछ लिया जाए कि मानक स्वरों पर विचार किसने किया है, तो डेनियल जोन्स ने किया है।
तो इनकी संख्या मानी गई, ऑप्शन दिया गया है 4, 6, 8, 10। तो इसकी संख्या है 8। ठीक, 4 स्वर अलग अलग हैं, 4 बाह्य हैं, 4 आंतरिक हैं, दोनों को मिलाकर 8 इनकी संख्या मानी गई है। ठीक, जैसे आचार्य भरत मुनि ने रसों की संख्या मानी है, तो कोरिलेट करके आप जरूर एक बार अपना दिमाग दौड़ा दीजिए। जैसे मानक स्वरों को 8 देख रहे हैं, वैसे ही आपके मन में तुरंत आना चाहिए कि 8 और कहां बात की गई थी। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है पूछा गया कि निम्नलिखित में से ध्वनि गुण नहीं है। मात्रा, स्वर, आघात, निवृत्ति। ध्वनि गुणों की संख्या कुल 4 मानी गई है, उसमें से यहां पर बताया, आपको बताना है कि कौन सा एक नहीं है। तो ध्वनि गुणों में मात्रा है, स्वर है, आघात है, यहां पर निवृत्ति नहीं बल्कि वृत्ति करके ध्वनि गुण है। तो इस तरीके से ये ऑप्शन यहां पर गलत हो गया। हालांकि हमने उन चारों ध्वनि गुणों को यहां पर देख लिया। ठीक, तो ऐसे ही पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है। मैं पीडीएफ से इसलिए पढ़ाता हूं कि आपके दिमाग में वो बैठ जाए। अगर मैं पीडीएफ आपको दे देता तो आप कैसे जानते कि निवृत्ति की जगह पर वृत्ति होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था। तो इसलिए प्रिय विद्यार्थियों, आप अपने समय को निकालकर जरूर कदम से कदम बढ़ाते हुए साथ में चलने का प्रयास कीजिए, आपको आनंद आएगा। बाकी समय निकलता जाएगा, कौन किसको पकड़ा हुआ है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है कि पूछा गया कि जिन ध्वनियों का उच्चारण स्वतंत्र रूप में हो सकता है वे हैं। ऑप्शन दिया गया खंड्य, खंडेतर, अखंड्य, अखंडेतर। तो खंड खंडेतर ध्वनियां आपको पढ़ना है। तो कौन सा है जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप में होता है? सही जवाब है ऑप्शन पहला, खंड ध्वनियां जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप में होता है। और खंडेतर ध्वनियां जो है वो खंड ध्वनियों पर क्या है, आधारित है या फिर निर्भर है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन पहला। अगला प्रश्न है कि खंडेतर ध्वनियों में शामिल नहीं है। खंड ध्वनियों पर ज्यादा नहीं विचार किया जाता है, खंडेतर ध्वनियों पर ज्यादा जोर दिया गया भाषा विज्ञान में। और जो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पहली बार हमने 5 ऑप्शन दे दिया है, ये देने का एक कारण रहा है, आगे मैं बताऊंगा। खंडेतर ध्वनियों की संख्या कुल 5 मानी गई है, जिसमें दीर्घता, अनुनासिकता, बलाघात, अनुतान और संगम की बात की गई है। यहाँ पर मैंने विलगम कर दिया है क्योंकि ऑप्शन को बनाना है, तो हमने इसको एक नाम दे दिया। तो ये क्या हो गया, इसका सही जवाब है ऑप्शन 5वां। लेकिन वो पांचों खंडेतर ध्वनियां कौन कौन सी हैं, अब शायद आप कभी नहीं भूलेंगे। दीर्घता, अनुनासिकता, बलाघात, अनुतान और संगम। अगला प्रश्न है कि ग्रीम नियम का संबंध है। जैसे आपने न्यूटन का नियम पढ़ा होगा, उसी तरीके से ग्रीम नियम है, यानी कि एक ग्रीम नाम के व्यक्ति ने एक नियम दिया भाषा विज्ञान में अध्ययन करते हुए, उसका संबंध किससे हमें बताना है। तो सही ऑप्शन दिया गया है ध्वनि, अर्थ, वाक्य, रूप। तो ग्रीम नियम का संबंध किससे है, ध्वनि से। सही जवाब हो गया ऑप्शन पहला। अगला प्रश्न है कि ध्वनि विकार के आंतरिक कारण के रूप में नहीं है। जब आप पढ़ेंगे ध्वनि परिवर्तन के कारण या फिर ध्वनि परिवर्तन की दिशाएं, तो वहां पर आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी भाषा विज्ञान की किताब में। क्योंकि मैं अपने बीए और एमए के विद्यार्थियों को भाषा विज्ञान पढ़ाता हूं, तो मुझे इस पेपर में थोड़ा सा आइडिया मिल जाती है कि किस तरीके से प्रश्न बनते हैं। और वैसे भी आप देखते हैं कि आप जहां भी पढ़ रहे होंगे वहां पर भाषा विज्ञान और काव्य शास्त्र के बिरले टीचर अच्छे मिलते होंगे, प्रायः इसको निपटाने की कोशिश की जाती है। लेकिन मैं बार बार अपने विद्यार्थियों को कहता हूं कि ये ऐसा पेपर है कि जो हिंदी का मैं बोलूं साइंस और मैथमेटिक्स के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो ध्वनि विकार के आंतरिक कारण के रूप में नहीं है। ऑप्शन दिया गया मुख, सुख, श्रुति, बलाघात, व्यक्तिगत। तो सही जवाब इसका ऑप्शन चौथा है, व्यक्तिगत जो है वो बाह्य कारण के अंतर्गत है। बाकी आप देख रहे हैं कि बलाघात, श्रुति और मुख, सुख ये सब आंतरिक कारण है। अगला प्रश्न है ध्वनि विकार के बाह्य कारण के रूप में नहीं है। ऑप्शन दिया गया व्यक्तिगत, भौगोलिक, ऐतिहासिक, लिपि की अपूर्णता। आपको आगे देवनागरी लिपि इत्यादि भी पढ़ना है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर ध्वनि के विकार यानी परिवर्तन में कौन सा कारण बाह्य कारण के रूप में नहीं है। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा, लिपि की अपूर्णता जो है वो आंतरिक कारण के अंतर्गत है। बाकी ऊपर जितने भी विकल्प में नाम दिए गए, व्यक्तिगत है, भौगोलिक है, ऐतिहासिक है, सामाजिक है, राजनीतिक है, धार्मिक है, इन सभी को हम बाह्य कारणों में रख सकते हैं। तो इस तरीके से इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा। तो आपने इन प्रश्नों को देखा, इन प्रश्नों को देखने के बाद आपका रिवीजन हुआ होगा, कुछ नए प्रश्नों से आप परिचित हुए होंगे और अच्छा लगा होगा कि हाँ इस तरीके से अगर प्रश्न परीक्षा हॉल में हम देखेंगे तो बिल्कुल नहीं घबराएंगे और लगेगा कि हमने तो अच्छी जगह से पढ़ाई की थी, वहां पर ये सारी चीजें पहले ही बता दी गई हैं।
तो आप सभी के कमेंट्स का इंतजार रहेगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।